मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे हिंदी पुस्तक के गद्य संकलन के कहानी सती का वाचन करने जा रहा हूं, जिसकी लेखिका शिवानी है, जिनका पूरा नाम गोरापंत था। इसके पहले के वीडियो में मैंने इस कहानी की लेखिका शिवानी का जीवन परिचय, रचनाएं, काव्यकृतियाँ, भाषा शैली इत्यादि के विषय में बताया था। इतना ही नहीं, कहानी का संक्षिप्त परिचय भी मैंने दिया था। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे वे बच्चे फिर से एक बार उस वीडियो को देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब मैं तुम लोगों के सामने अपनी इस गद्य संकलन के सती कहानी को पढ़ने जा रहा हूँ। कहानी ध्यान से देखना, कहानी को ध्यान से सुनना, मनन करना। जो कठिन शब्द होता है उसे मैं बताता जाऊँगा, व्याख्या इसका करता जाऊँगा, और यदि फिर भी नहीं तुमको समझ में आएगा तो तुम मुझसे पूछ भी सकते हो। पेज नंबर 34 पे देखोगे, सती शिवानी द्वारा लिखित यह कहानी है, मैं तुम्हें पढ़ रहा हूँ। यह उस समय की घटना है जब शिवानी स्टेशन पे पहुँचती हैं। स्टेशन के प्लेटफार्म पे गाड़ी देखती हैं। गाड़ी ठसाठस भरी हुई थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। उफान का मतलब होता है कि आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, अधिक से अधिक व्यक्ति प्लेटफार्म पे आते ही जा रहे हैं। आने का तांता रुक नहीं रहा है, इसे कहते हैं तीर्थयात्रियों का उफान। यहाँ पे तीर्थयात्रियों का जो बात बताया गया है, प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है। जो मेला भारत में तो प्रसिद्ध है ही, यह विश्व प्रसिद्ध मेला कहलाता है। यह तीर्थयात्रियों के लिए एक बड़ा सा तीर्थ स्थल के रूप में प्रयागराज, जो इलाहाबाद का आज दूसरा नाम बना हुआ है, वैसे प्रयाग इलाहाबाद के स्टेशन से एक स्टेशन पहले था, लेकिन उसके महत्व को देखते हुए पूरे इलाहाबाद को, अब दोनों को मिला करके प्रयागराज अभी पिछले साल से कर दिया गया है। तो तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। तीर्थयात्री आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। एक तो ध्यान देना, महीना माघ का था। माघ महीना जैसा जानते हो, जनवरी महीना माघ का महीना, हिंदी महीने में जो है माघ बोला जाता है, अंग्रेजी में यह जनवरी महीने के नाम से जाना जाता है। नियर अबाउट यही तुम्हारा जो है 14 जनवरी को जो है मकर संक्रांति, जो कि एक बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, और उसी माघ की पुण्यतिथि में अर्ध कुंभ का मेला लगा हुआ था। उस पर प्रयाग स्टेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे तो मेले के समय में हर जगह भीड़ ही भीड़ होती है। पूरे देश से लोग जो है आते जाते रहते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। लेकिन यदि प्रयाग को देखा जाए या बनारस को देखा जाए, काशी, तो यहाँ पे भीड़ तो अपरंपार होती है, क्योंकि बनारस का काशी और इलाहाबाद का प्रयाग स्टेशन या प्रयागराज बहुत ही फेमस है। यहाँ तक कि प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। एक इसके विषय में एक छोटी सी कवि की कल्पना में बात थी कि वीर सैनिक कहते हैं, वीर सैनिक जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए देश प्रेम से सुशोभित होते हैं, देश को ही सब कुछ समझते हैं। जब उनसे पूछा गया, थाल सजाकर किसे पूजने, चले प्राप्त हिम्मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का,
पीतांबर तन पर डाले। फिर से सुन लो, कोई पूछ रहा है उससे कि थाल सजाकर कहाँ चले तुम। वह क्या अपना बात बोल रहा है, कह रहा है मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। इस तरह से हमारे देश के जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, पुण्य स्थल हैं, यहाँ पे भीड़ हमेशा उमड़ती ही रहती है। प्रयाग में, प्रयाग स्टेशन पर चूँकि भीड़ देखी जा रही है, यह समझा जा रहा है कि ये सभी भीड़ उसी मेले की तरफ जा रहे हैं। किस मेले की तरफ जा रहे हैं? कुंभ मेले की तरफ जा रहे हैं। सती कहती हैं कि मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा, बड़ी तसल्ली से अन्य तीनों नामों की सूची देखी और सूची को देख करके सूची मतलब होता है रिजर्वेशन तालिका, उसमें देखती है कि 3 महिलाएं और भी थी उसके साथ में। पुरुष सहयात्रियों के नासिका गर्जन से छुट्टी मिली। वह बड़ी प्रसन्न होती है कि उसके पास में रहने वाले सहयात्री माने साथ साथ यात्रा करने वाले जो हैं वह अन्य 3 महिलाएं हैं। उसे अच्छा लगा, मन में प्रसन्नता हुई, क्योंकि लेखिका जानती थी, लेखिका अपने मन में विचार करती है कम से कम पुरुषों से तो छुटकारा मिली जो रात को सोते समय अपने नाक को बजाते हैं और दूसरों को या दूसरे के सोने में दखल देते हैं। 2 महिलाएं आ चुकी थी। एक, जैसा कि मैंने नाम से ही अनुमान लगा लिया, महाराष्ट्री थी। एक महाराष्ट्री थी जिसकी भाषा मराठी था, दूसरी पंजाबी थी और तीसरी लेखिका स्वयं थी। और चौथी जो महिला थी वह आने ही वाली थी। लेखिका कहती है मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसी से एक छोटा सा बटुआ साथ में लिया था। उसने समझा कि ज़्यादा दिन रहना नहीं है, कहीं टिकना नहीं है, इसलिए वह भारी भरकम सामान, अटैची, ब्रीफकेस या ऐसे कोई चीज़ नहीं ली जिससे कि उसे यात्रा करने में परेशानी या कठिनाई महसूस हो। आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बक्स और मेज पर्वत से ऊंचे ठसे होल्डाल को देख करके उसने अपने मन को बहुत हल्का फुल्का अनुभव किया। वह समझने लगी कि चलो कम से कम इनके जैसे भारी भरकम सामान को, अटैची को तो मैंने नहीं लाया, क्योंकि ऐसे सामग्री भी हमारी यात्रा में कठिनाई का सबक सिखाते हैं, इसलिए अपने को जो है फ्री महसूस की। लेखिका कहती है कि चटपट चढ़े और खटपट उतर गए, अर्थात यदि हमारे हाथ में ज़्यादा सामान नहीं रहता है तो हम बड़े आसानी से सरलतापूर्वक स्टेशन पे आने वाली गाड़ी पे चढ़ते हैं और उतरते हैं, कोई परेशानी नहीं रहती है। न कूलियों की हथेली पर धरे द्रव्य को अज्ञातपूर्ण दृष्टि से देखना, अर्थात जब हम कूलियों को कुछ उनको परिश्रम के रूप में देते हैं तो कूली प्रायः यही कहते हैं यह क्या दे रहे हैं, ये तो बहुत कम है। लेखिका कहती है इन सभी झंझटों से मैं दूर थी, साहब कहने का भय भी नहीं, न सहयात्रियों के उपलम्ब की चिंता। माने जो सहयात्री थे, कभी कभी सहयात्री भी किसी व्यक्ति के बर्ताव को देख करके सोचने लगते हैं कैसी औरत है, कैसा पुरुष है, पैसा देने में भी आनाकानी करती है। तो लेखिका कहती है कि मैं इससे भी जो है बच गई। मेरे साथ की महाराष्ट्री महिला ने अपने बृहद आकार स्टील के बक्स को एक के ऊपर एक चुन करके पिरामिड से सजा दिए थे। लगता था वे प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु चुन करके लाई थी। वे उपादेयता में विश्वास रखती थी। उपादेयता माने किसी वस्तु को देने में विश्वास करती थी और इस तरह से
वे स्वयं बड़ी शालीनता से लेट करके एक सीध में 2 तकिए लगाए। किसने? ये मदालसा के लिए कहा जा रहा है। एक ध्यान देना, एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी तो दूसरी पंजाबी महिला के पास सूटकेस, टोकरी और बिस्तरा ही था, पर तीनों बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। बेतरतीबी का मतलब होता है किसी ढंग के नहीं। किस तरह से किसी चीज़ को सजा करके रखा जाता है जो दूसरों के आने जाने में परेशानी का कारण न बने, जो दूसरों को देखने में खराब न लगे, ऐसे ढंग से उसने बिखेरे थे। उनका एक सुराहीदान, जिसकी एक टांग अधिकांश सुराहीदानों की भांति कुछ छोटी थी, अर्थात सुराहीदान भी नीचे ऊपर माने उल्टा पुल्टा घूमने वाला था, किसी तरह से बना करके रख दी थी। बार बार लुढ़क करके उनको परेशान किया जा रहा था। ध्यान देना, जब किसी सुराही के पैर छोटे बड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली सुराही उसी तरफ से गिरेगा जिस तरफ उसका जो है पैर छोटा होगा। तो इस तरह से वह बार बार उसे परेशान किया जा रहा था। वे बेचारी चश्मा उतार करके रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था, अवधि कर बर्थ पर टिकाती, झुझला कर सुराहीदान ठिकाने से लगाकर जैसे ही हाथ की पुस्तक में रस की डुबकी लगाती, सुराहीदान फिर लुढ़क जाता। अर्थात रस की डुबकी लगाना मतलब जब हम किसी उपन्यास या कहानी को पढ़ते हैं, उपन्यास या कहानी हमारे मन में इतने चुभ जाते हैं, इतना धंस जाते हैं, मेरे मन को इतना अच्छे लगने लगते हैं कि हम उसे एक पल के लिए, उस लाइन को, उन शब्दों को, उन वाक्यों को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे तो वह परेशान है अपने सुराहीदान से। वैसे लेखिका कहती, वैसे मैं उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर कर सकती थी, क्योंकि सुराहीदान मेरे पास ही धरा था। मैं उनकी लंगड़ी टांग को अपनी बर्थ से टिका करके लुढ़कने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसी बेतुकी काठ की सवारी में साथ लेकर के चलने वालों से मुझे कोई भी सहानुभूति नहीं रहती। अर्थात कहने का मतलब वह सख्त नफरत करती थी। यदि किसी भी प्रकार का कमी है तो उसे ले चलने की ज़रूरत ही क्या है, सुराही ले चलने की क्या ज़रूरत थी, यह सोच करके वह उसके सुराही को अपने से ठीक नहीं करती थी। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी, क्योंकि उनके साथ एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी, जिसे खोल करके वह बीच बीच में हिल करके कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रखती। पहाड़ों की तरफ रटने का मतलब है उसके पास उस व्यवस्था के जो आंकड़े थे वह उसको बार बार देखती, बार बार उसे याद करती, बार बार समझती। इस तरह से वह आंकड़े को फाइल में देखती रहती। उनकी शलवार, कमीज, दुपट्टा, यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था, और शायद उसी के संघर्ष से उनकी लाल नाक का सिरा और अबीरी लग रहा था। कहने का तात्पर्य औरत पंजाबी थी, कपड़े उसके सादे थे। जैसा कि तुम जानते हो, पंजाबी लोगों के चेहरे अधिकांश तो गोरे ही होते हैं, और इस तरह से सादे कपड़े में वह जो है और भी सुंदर लग रहे थे। उसका सुंदर चेहरा लावण्य से तो भरा नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह जो है थोड़ा लाल रंग का लगा हुआ है, जैसे अबीर की तरह से। उनके चेहरे पे रूप था, लेकिन सुंदरता नहीं था। रंग गोरा था, किंतु हाथ की बुनी खादी का सो खुदरापन दिखाई दे रहा था। ठुड्डी पर एक बड़े ठुड्डी इधर होता है, यहाँ पे एक बड़े तिल के निशान दिखाई दे रहे थे, और उस निशान पे तिल के निशान पे बाल भी दिखाई दे रहे थे, जिन्हें वह अंगुली से लपेटती और छल्ले से घुमा रही थी। यूँ तो वह प्रौढ़ा कुमारी थी। प्रौढ़ा कुमारी का मतलब, प्रौढ़ा माने होता है उम्र दराज। कुमारी, चूँकि मांग में सिंदूर नहीं था तो हम उसे विधवा भी नहीं कर सकते, और चूँकि उम्र दराज थी इसलिए हम उसे कुमारी भी नहीं करते। खैर, जो भी हो, जैसा भी हो, उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेखिका कहती है कि वह कुमारी थी या विधवा, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब रीतापन था,
जीवन के उल्लास की एक आध रेखा मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली कि वह क्या है। किसी जासूसी पुस्तक को थामने वाले उनके हाथों की बनावट, मर्दानी और पकड़ जो है बड़ी ही मजबूत थी। वे हाथ नहीं हो सकते, मैंने मन में सोच रही थी, जो बच्चों को मीठी मीठी लोरी सुनाने के बाद उन्हें थापी दे करके सुलाने के लिए प्रयोग किया जाता था। पति की कमीज में टाकने वाले भी हाथ नहीं दिखाई दे रहे थे, चिमटा सन से पकड़ने वाले भी हाथ नहीं दिखाई दे रहे थे। ये वे हाथ नहीं हैं जिनकी हस्त रेखाओं को उनकी कर्म रेखाएं धूल कालिक की दरारों से मलिन कर देती थी। अर्थात उसके हाथ भी सुंदर थे, हाथ की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मेरा अनुमान ठीक था, लेखिका कहती है, मेरा अनुमान ठीक था। स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया। वे पंजाब के विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए एक आश्रम की संचालिका अर्थात आश्रम को चलाने वाली महिला थी। हाल ही में विदेश से लौटी थी और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने के लिए जा रही थी। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी होता है, अर्थात समाज सेविका में उस पंजाबी महिला का नाम ऊंचे स्थान पे था। महाराष्ट्रीय महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेखिका कहती है, महाराष्ट्रीय महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उस स्वल्प भाषणी सुंदरी प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। महाराष्ट्री माने मराठी, वह भी सुंदरी थी, प्रौढ़ा थी माने वह भी उम्रदराज थी, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा नहीं था कि वह हाथ बढ़ा करके उन लोगों से मित्रता की बात करती। हाथ की मराठी पत्रिका को पढ़ती हुए कभी स्वयं में मुस्कुराती जा रही थी और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ लेती रहती। स्पष्ट था कि किसी कुशल मराठी कथा लेखक की सिद्ध कलम द्वारा लिखी हुई उस जादू जिसे वह कठपुतली सा, वह जादू माने लेखक या लेखिका के द्वारा लिखी गई वह जासूसी कहानी उन्हें कठपुतली सा नचा रहा था। वे हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थी। उनके गोरे रंग पर उनकी लाल शोलापुरी साड़ी लपटे सी मार रही थी, अर्थात शोलापुरी साल भी चमक रही थी, सुंदर लग रही थी। गोल परपाटी से बंधा हुआ सा जूड़ा एड़ी चुंबी केस राशि से मूलधन का परिचय दे रहा था। कानों में 7 मोतियों के बर्तुला माने होता है जो गोला होता है, गोलाकार होता है, उसे बर्तुलाकार करते हैं। कर्णफूल माने कान में पहनने वाली जो बाली होती है उसे कर्णफूल कहते हैं। और गले में थी दोहरी लड़का मंगलसूत्र, जिसे वे अभ्यास बस बार बार दांतों से चबा रही थी। दांतों से चबाने का मतलब है कि अपने मन में खुशी को व्यक्त करना। उनके पति के नाम ध्यान देना, वह मंगलसूत्र मानो उनके पति के नाम का लेबल लगाया था, मेजर जनरल बनोलकर। उसका नाम था मेजर जनरल बनोलकर और वे वास्तव में भी थी मेजर की जनरल की ही पत्नी होने के योग। पूरे चेहरे में दोनों आंखें ही सबसे ज्वलंत आभूषण थी, अर्थात मराठी महिला की जो आंखें थी, महिला तो प्रौढ़ थी ही, सुंदर लावण्य से भरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें और भी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। वे कुछ भी नहीं बोल रही थी, पर वह बड़ी बड़ी आंखें हंसती हुई मानो सब कुछ बोल रही थी कि वह कितना प्रसन्न है। इस तरह से आंखें निरंतर हंसती मुस्कुराती परिचय देती हुई मजाक उड़ाती जा रही थी। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, पर आंखें चार होते बड़ी अवज्ञा से फेर लेती। अवज्ञा का मतलब जो आज्ञा का पालन नहीं करता उसे अवज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि कोई तुम्हारे तरफ देख रहा है तो तुम भी उसको देखोगे, तब बातें जो है आंखें चार होगी और एक दूसरे से बात होगी। लेकिन मराठी महिला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसे हम अवज्ञा के रूप में जानते हैं। मंगलसूत्र दांतों में दबा करके पत्रिका फिर पढ़ने लगती है। गाड़ी ने सीटी दी। ठीक इसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बा में प्रवेश किया। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी हुई थी। डांट
डांट डपट की फुफकारें छोड़ती हुई गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ वे महिला फद से सीट पर लुढ़क पड़ी। कहने का तात्पर्य है गाड़ी तेज़ से चल रही है और वह उसी गाड़ी तेज़ी से चलते हुए में झट से चढ़ती है। चढ़ने के बाद वह सीट पर मानो लुढ़क जाती है। उनके हाथ में बेंत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में एक चौकोर बटुआ था। बटुआ भी सुंदर था, देखने में मन को मोहने वाला था और कांख में चौकोर जो बटुआ था वह मानो उसमें रुपए पैसे हीरा जवाहरात सब भरे हुए हो, यह उसे देखने से ही पता चल रहा था। और हाथ में जो बनी हुई बेंत की टोकरी थी वह तो मन को ही मुग्ध कर रहा था। जैसे ही वो आई, ओफ, लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। उसके मुंह से निकलता है, ओफ, लगता है गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। मैं उन्हें देखती रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास पढ़ना बंद कर दी। मराठी मोनालिसा ने चश्मा उतारकर हाथ में लिया और बैठ गई। हम तीनों की दृष्टि उस चौथी महिला पे आबद्ध हो गई। दोष हमारा नहीं था। वह महिला देखने में ही ऐसी थी कि हमें देखना ही पड़ता। फिर से एक बार सुन लो। लेखिका कहती है हम तीनों की दृष्टि उस चौथी महिला पर आबद्ध हो गई, माने हम लोग उसी को देखने लगे। दोष हम लोगों का नहीं था। यह लेखिका कहती है वह चीज़ ही देखने लायक थी, अर्थात वह मदालसा महिला देखने योग्य थी, जिसके कारण से उसे सभी लोगों ने एकटक होकर के देखने लगी। आज मैं यहीं पे तुम लोगों को इस कहानी को पढ़ाया और इस कहानी का शेष भाग मैं तुम्हें वीडियो के दूसरे भाग में पढ़ाऊँगा। तो धन्यवाद देते हुए मैं यहीं पे अपने को विराम देता हूँ। धन्यवाद।